देखो भाई, बेसिक ऑक्साइड क्या आती है? मेटल ऑक्साइड्स जो पानी में डिजोल्व होने पे अल्कली बनाती हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स को हमने बेसिक ऑक्साइड बोला था। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जो कि पानी में डिजोल्व होने पे एसिड बनाती हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई और सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गई। तो इनको हमने नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड इसलिए बोला था क्योंकि पानी में डिजोल्व होकर एसिड बनाती हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, लेकिन ये ना नाइदर दे आर एसिडिक नॉर बेसिक। जैसे कि हाइड्रोजन की ऑक्साइड वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में हमें सिर्फ दो ऑक्साइड्स का नाम याद रखना है, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी कोवलेंट ऑक्साइड्स होती हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं, ना तो एसिडिक ना बेसिक। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो वाली ऑक्साइड्स होती हैं जो कि एज एन एसिड भी काम करती हैं और एज अ बेस भी काम करती हैं, मतलब इनका जो है वो डुअल करेक्टर होता है। हमारे पास सिलेबस में दो तरह की एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एज ए बेस काम करने लगेगा, और जब बेस के साथ काम करेगा तो एज एन एसिड काम करने लगेगा। तो ऐसी ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अच्छा, एग्जाम्पल में इसकी दो तरह की हमारे पास हमें याद होनी चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। देखो, जिंक जो है ना वो हमारा ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में होता है, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। लेकिन जिंक के बारे में एक चीज याद रखना कि जिंक हमेशा जो चार्ज बनाता है ना वो सिर्फ 2 पॉजिटिव आयन बनाता है। जिंक कभी भी +3 या +1 दूसरे ट्रांजिशन मेटल की तरह वेरिएबल चार्जेस नहीं बनाता। सही है, मतलब इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होती हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एज एन एसिड काम कर, अगर लेट से एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एसिडिक ऑक्साइड काम कर रही है, तो उसको फिर हम रिएक्ट कराएंगे अल्कली के साथ, और जब वो एज अ बेस काम कर रही है तो उसको हम रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ। लेट से मैं कह रहा हूँ कि पहले जो है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ बेस काम करके देखते हैं इसको। तो जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, लेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा, वैसे ही जैसा आप बेसिक ऑक्साइड के साथ एसिड को रिएक्ट करा रहे थे, बेस को रिएक्ट करवा रहे थे। तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और बनेगा वाटर। ठीक है। फॉर्मूला मेकिंग अगेन, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का मेटल है तो उसका चार्ज जो होता है वो 3 पॉजिटिव होता है, ऑक्साइड O2 नेगेटिव होता है, तो उसका फॉर्मूला Al2O3 था। लेकिन जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ लग रहा है तो क्लोराइड जो है वो -1 होता है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा AlCl3। सही है। इसी तरह अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर देना। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे आप 6 लगा दो HCl के साथ, तो और यहाँ पे 3 लगा दो तो बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ बेस काम करेगी तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड भी काम कर सकती है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड काम करेगी तो उसको फिर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो एज एन एसिड काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के इसके साथ रिएक्ट कराया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा फिर वो बनता है, उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो आप बना नहीं सकते हो, आपको याद करना पड़ेगा, जैसे सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और साथ में वाटर। सही है, समझ आई यहाँ तक बात? इसी तरह जिंक ऑक्साइड भी जो है वो एज एन एसिड और एज अ बेस दोनों की तरह काम कर सकती है। तो ये होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ज्यादातर क्वेश्चन इसका बस यही आता है कि कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, बस ये याद रखना। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, आज ना हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट पढ़ने से पहले ना हमें आयनिक इक्वेशन बनाना सीखनी है। तो आयनिक इक्वेशन भी हमारा ना एक टॉपिक है जो बीच बीच क्वेश्चंस में आ जाता है अक्सर। देखो क्या होती है आयनिक इक्वेशन, नाम में
इसके जैसे नाम में आयनिक लिखा है ना, मतलब आइंस लिखने होंगे सिर्फ इक्वेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि जो एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम मेटल react with HCl to produce salt which is magnesium chloride MgCl2 and hydrogen gas। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2 मोल ऑफ HCl हो जाएगा। देखो अब आयनिक इक्वेशन बनाने के ना कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स ये हैं कि पहले तो आपको इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उन सबका स्टेट सिंबल पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो है उसका स्टेट सिंबल सॉलिड है। HCl जो है वो एक्वस फॉर्म में होता है, पानी में डिसॉल्व करके यूज करते हैं एसिड को। जो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ कि वो एक्वस फॉर्म में है। और हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस बनता है। तो देखो आयनिक इक्वेशन बनाने के ना कुछ रूल्स ये हैं कि कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में चीज हो ना, मतलब कोई एलिमेंट हो, तो एलिमेंटल फॉर्म उसको कहते हैं जब एक ही तरह का एलिमेंट एक साथ हो। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में और हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में, तो ये कभी भी आइंस नहीं बनाते इक्वेशन में। तो नेवर फॉर्म आइंस, मतलब आयनिक इक्वेशन में इनके आइंस नहीं बना होगा आयनिक इक्वेशन बनाते वक्त। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके पास सॉल्युबल है, जैसे सॉल्युबल सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो आयनाइज होगा टू प्रोड्यूस Mg2 पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन। इसी तरह से अगर कोई हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल है, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स भी कभी भी आयनाइज नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, these are never ionized except for acid and alkalis. Rest of the simple molecules are never ionized in during ionic equation. देखो इसकी आयनिक इक्वेशन, अभी आयनिक इक्वेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ज्यादातर आयनिक इक्वेशन हम ना सॉल्ट प्रिपरेशन में बनाएंगे, तो यहाँ पे बस एक इंट्रोडक्शन ले लो, फिर सॉल्ट जब पढ़ेंगे ना तो उसके साथ जो आयनिक इक्वेशन बनाएंगे सॉल्ट के रिएक्शंस के साथ, तो वहां पे सही समझ आएगा असल में। तो देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ना ये तो आयन नहीं बनाएगा, ये तो इसी फॉर्म में रहेगा क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म है। लेकिन जो HCl है ना वो आयनाइज हो जाएगा, मतलब HCl में से H पॉजिटिव आयन बन के निकलेंगे और क्लोरीन के क्लोराइड नेगेटिव आयन्स बन के निकलेंगे। तो ये बनेगा 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। इसी तरह ये जो सॉल्ट बना है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में, और जो भी चीज एक्वस फॉर्म में होती है वो आयनाइज होती है। तो Mg का Mg2 पॉजिटिव आयन बनेंगे और क्लोराइड के 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन बनेंगे। और सही है क्योंकि यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है वो भी आयनाइज नहीं होगा, वो भी H2 की फॉर्म में रहेगा। फिर हम करते क्या है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो सिमिलर चीजें हैं, जैसे क्लोराइड नेगेटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड पे भी है इक्वेशन के और राइट हैंड साइड पे भी है। इन आयन्स को हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन्स। These ions are known as spectator ions, और इनको हम कभी भी आयनिक इक्वेशन बनाते वक्त नहीं लिखते। Spectator ions are not written in ionic equations. तो बाकी जो कुछ बचा है ना हमारे पास उसको हम लिख देंगे, जैसे मैग्नीशियम बचा है लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन बचा है, और राइट हैंड साइड पे Mg2 पॉजिटिव आयन बचा है और H2 गैस बची है। तो ये जो बाकी चीजें रह गई हैं ये एक आयनिक इक्वेशन कहलाती है। अब मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, आयन्स हमेशा एक्वस फॉर्म में होंगे आयनिक इक्वेशन में, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। तो दिस इज द आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। आयनिक इक्वेशन अभी हम सॉल्ट पढ़ते हैं ना, तो सॉल्ट की प्रिपरेशन पढ़ते वक्त हम लोग आयनिक इक्वेशन फिर और मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी समझ आ जाएंगी। ये आगे बढ़े अभी। यस सर। अच्छा भाई, अब असल टॉपिक जो है ना जो मुश्किल करता है इस चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, वो है आपका सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स आपने बनते हुए तो देख लिए कि बनते कैसे हैं। जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। असल में टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सॉल्ट्स।
एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह एसिड जब किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो तब भी प्रोडक्ट में बनेगा सॉल्ट। जैसे एसिड रिएक्टिंग विद मेटल ऑक्साइड को हम बेस भी कहते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा सॉल्ट और साथ में वाटर। इसी तरह और सॉल्ट कब बन सकते हैं? जब एसिड रिएक्ट करेगा एल्कली के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो तब भी प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। तो सॉल्ट यहाँ पे भी बन रहा है। इसी तरह एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट में सॉल्ट बनता है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो सॉल्ट है हमारे पास देखो इन 4 रिएक्शन से बन रहे हैं। इसके अलावा भी और रिएक्शन होते सकते हैं सॉल्ट बनाने के। फिलहाल हमने ये 4 रिएक्शन देखे। सॉल्ट बेसिकली है क्या? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें एक कैटाइन और एक एनाइन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक नेगेटिवली चार्ज आयन आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें Na पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इसमें मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट हो गया, जिसमें कैल्शियम पॉजिटिव आयन है, सल्फेट नेगेटिव आयन है। इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, जिसमें मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन है और नाइट्रेट नेगेटिव आयन है। फॉर्मूला मेकिंग आती है। तो सॉल्ट में एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। इसी तरह अमोनियम सॉल्ट्स भी होते हैं, जैसे अमोनियम आयन हमने पढ़ा था, अमोनियम आयन पॉलीएटॉमिक कैटाइन है और नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है। तो ये भी सॉल्ट बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्ट होगा। तो यूजुअली सॉल्ट को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि सॉल्ट कब बनता है? जब अगर किसी एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए बाय मेटल। मतलब कोई मेटल है, वो अपना मेटल आयन बनाए, जैसे मैग्नीशियम अपना मेटल आयन बनाएगा Mg2 पॉजिटिव आयन, और वो एसिड में से जाके हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे लग जाए। तो व्हेनेवर हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल आयन, तो अ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। एसिड के जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें से मेटल आयन निकल रहा है और जाके एसिड के हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे लग रहा है। तो ये भी एक डेफिनेशन है सॉल्ट की। ठीक है, तो सॉल्ट हमारे पास बहुत हजारों तरीके के सॉल्ट बना सकते हो आप। ठीक है, पोटेशियम फॉस्फेट या पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है, पोटेशियम फॉस्फेट भी एक सॉल्ट है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, पोटेशियम फ्लोराइड भी एक सॉल्ट है, सोडियम ब्रोमाइड भी एक सॉल्ट है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जितने भी आयनिक बॉन्ड आप बना सकते हो ना, तो इनके सॉल्ट बन सकते हैं। अब सॉल्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना पढ़ने वाली, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एक्चुअली क्या होता है कि कुछ सॉल्ट जो होते हैं ना वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल सॉल्ट से क्या मतलब है कि ऐसे सॉल्ट जिनको पानी में डालें और वो पानी में डलने पे आयनाइज हो जाए, दोज आर नोन एज वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्ट्स दैट आयोनाइजेस इन वाटर। ठीक है, और वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कि आयोनाइज नहीं होते। सॉल्ट्स दैट डू नॉट आयोनाइजेस इन वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स की एग्जांपल देखें, तो सोडियम क्लोराइड जो है ना एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है।
इसको जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पे सोडियम आयंस अलग हो जाते हैं और क्लोराइड आयंस अलग हो जाते हैं। जब मैंने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट पानी में डाला था तो उसकी जो स्टेट थी वो सॉलिड स्टेट थी, लेकिन जब वो आयनाइज होगा तो उसकी जो स्टेट, आयंस की जो स्टेट होगी ना, वो एक्वा स्टेट होगी। तो सॉल्युबल सॉल्ट को ना जब पानी में डालते हैं तो उसको हम यूं भी लिख सकते हैं, आयन लिखने के बजाय अलग अलग। अगर मैं उसके साथ पानी में डालने पे जब वो डिजोल्व हो गया है पानी में, तो आयंस लिखने के बजाय मैं उसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जैसे NaCl एक्वस। तो एक्वस का मतलब यही है, जो मैंने ऊपर अलग अलग करके आयंस लिखे हैं ना, तो उसको साथ भी मिला के लिख सकते हैं, लेकिन असल में वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनका जो स्टेट सिंबल है ना, वो होता है एक्वस। ऑल soluble salts have state symbol aqueous. aqueous को, aqueous मतलब पानी में डिसॉल्व, तो इसको हम AQ के स्टेट सिंबल से लिखते हैं। सही है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है तो वो भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम क्लोराइड जब पानी में डालोगे तो वो आयनाइज होके एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। इसके इसको फिर हम MgCl2 एक्वस लिखेंगे। इसी तरह अगर मुझे इसके आयंस अलग अलग करके लिखने हैं, सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हमने वाटर के अंदर डाला है तो इसके 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड में से हमारे पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन निकल रहा है और 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन निकल रहा है। सही है। इसके साथ स्टेट सिंबल आयंस के साथ हम एक्वस लिखेंगे। सही है। यहाँ तक कोई सवाल है, किसी का कुछ पूछना है? No, sir. हाँ भाई, फातिमा, हिबा, सारिम, साद, सुनैना, उमर, जिमल, आई थिंक। Clear, sir. ओके। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल हैं और कौन से इनसॉल्युबल हैं? एनी आइडिया? जिस भी सॉल्ट के साथ ए क्यू ना लिखा हो, जिसपे एस लिखा हो वो यानी वाटर और अगर सॉल्युबल। नहीं लिखा हुआ तो मतलब, मतलब अगर ए क्यू लिखा हुआ है तो वो सॉल्युबल है, और ए क्यू नहीं लिखा हुआ या एस लिखा हुआ है तो वो सॉल्युबल नहीं। और अगर नहीं लिखा हुआ हो तो अच्छा, मतलब कुछ भी ना लिखा हो। हाँ, कुछ भी ना लिखा हो। वो मुझे देखो, हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन से इनसॉल्युबल है। देखो, सॉल्ट में मेटल आयन तो हमेशा होगा और एनाइन होगा। तो हमारे पास ना डिफरेंट एनाइंस के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट आयन के सॉल्ट होते हैं। नाइट्रेट आयन क्या होता है? NO3-1। ठीक है। कुछ सॉल्ट्स हमारे पास क्या कहते हैं, सल्फेट आयंस के सॉल्ट्स होते हैं। सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 2-। कुछ हमारे पास कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं जिसमें कार्बोनेट एनाइन होता है। ये मैं सिर्फ वो वाले बता रहा हूँ जो हमें याद रखना है। सही है। ये वैसे एक टेबल भी बना हुआ है हैंड आउट में, वो हम खुद ही याद कर लें उसको। ठीक है। अच्छा, कुछ सॉल्ट्स हमारे पास क्लोराइड आयंस के सॉल्ट होते हैं, इसमें Cl नेगेटिव आयन होता है।
अच्छा, ऑन बेसिस ऑफ मेटल्स ना हम लोग ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट भी देखते हैं। ग्रुप 1 के मेटल सॉल्ट जो है, स्पेशली अगर ग्रुप 1 का मेटल अगर है कैटाइन के फॉर्म में है, तो ग्रुप 1 में हमारे पास सोडियम आइन आ गया, जैसे पोटेशियम आइन आ गया, ठीक है, लिथियम आइन आ गया, सारे ग्रुप 1 के मेटल्स है ना ये। देखो जितने भी हमारे पास नाइट्रेट सॉल्ट हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, ग्रुप 1 का मेटल है सोडियम। कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 का मेटल है। मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम भी ग्रुप 2 का मेटल है। आयरन 3 नाइट्रेट हो गया, आयरन जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, वो भी सॉल्ट बनाते हैं। कॉपर 2 नाइट्रेट हो गया, कॉपर जो है वो भी ट्रांजिशन मेटल है, ये भी सॉल्ट बनाता है नाइट्रेट के साथ। इसी तरह एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया, ये भी ग्रुप 3 का मेटल है। तो जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं ना, दे ऑल आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर सॉल्युबल। तो इनके बारे में तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, जिस भी मेटल आयन के साथ नाइट्रेट है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। इसी तरह हमारे पास एक और पॉलीएटॉमिक आयन भी होता है, अमोनियम आयन, उसकी भी बात करेंगे। तो ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर सॉल्युबल, जहाँ पे नाइट्रेट आयन लगा हुआ है NO3 नेगेटिव आयन मेटल के साथ, वो सॉल्युबल सॉल्ट है। सही है। इसी तरह सल्फेट सॉल्ट्स क्या होंगे, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम जो है वो ग्रुप 2 का मेटल है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट हो गया CaSO4, फॉर्मूला मेकिंग आपको आती है। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया MgSO4। आयरन 3 सल्फेट हो गया, तो उसका फॉर्मूला बनेगा Fe2SO4 3। कॉपर 2 सल्फेट हो गया CuSO4। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया Al2SO4 3। अमोनियम आइन का सॉल्ट हो गया, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया NH4 2SO4। इसी तरह लेड 2 सल्फेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेड का जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है। लेड ग्रुप 4 का मेटल है, लेकिन लेड जो है वो क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो PbSO4। ठीक है। इसी तरह बेरियम भी ग्रुप 2 का मेटल है, तो हो गया बेरियम सल्फेट। तो जितने भी सल्फेट सॉल्ट है ना, वो भी सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर 3 सल्फेट सॉल्ट, जो हमें याद रखना है। मतलब ऑल sulfates are soluble except 3 sulfate salts। और वो कौन से होते हैं, देखो हम कितने soluble होते हैं वो याद नहीं करेंगे, जो insoluble होते हैं वो याद कर लेंगे सिर्फ। तो insoluble sulfate salt हमारे पास 3 होते हैं। एक तो lead 2 sulfate होता है insoluble, एक होता है बेरियम सल्फेट, और एक होता है कैल्शियम सल्फेट। तो बस हम सिर्फ वो याद करेंगे जो insoluble होते हैं, तो बाकी सारे soluble ही होते हैं, तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो all sulfate salts are soluble except for कैल्शियम सल्फेट, लेड 2 सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। ये हम अभी याद कर लेंगे दोबारा लिख के। इसी तरह जितने भी कार्बोनेट सॉल्ट्स हैं हमारे पास, तो सारे के सारे कार्बोनेट जो होते हैं ना, चाहे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। देखो ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट है। कॉपर 2 कार्बोनेट हो गया, ट्रांजिशन मेटल कार्बोनेट है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट हो गया, ग्रुप 3 का मेटल है। ठीक है। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। लेकिन कुछ कार्बोनेट सॉल्युबल भी होते हैं, एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स।
तो ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट जो होते हैं ना वो आपके सॉल्युबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट वो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, वो आयनाइज होगा। पोटेशियम कार्बोनेट वो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, वो आयनाइज होगा। लिथियम कार्बोनेट वो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, वो आयनाइज होगा। जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं। और अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम एक पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन अमोनियम के भी सारे के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, चाहे अमोनियम कार्बोनेट के साथ लगाओ, चाहे नाइट्रेट के साथ लगाओ, चाहे सल्फेट के साथ लगाओ। इसी तरह जितने भी क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं ना, दे ऑल आर सॉल्युबल। ऑल क्लोराइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, सॉल्युबल है। सोडियम क्लोराइड हो गया, सॉल्युबल है। कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सॉल्युबल है। और भी बेरियम क्लोराइड हो गया, सॉल्युबल है। लेड और आपका क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, सॉल्युबल है। एक्सेप्ट फॉर कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं। वो कौन से हैं इनसॉल्युबल? दो क्लोराइड आपके पास इनसॉल्युबल होते हैं। एक तो होती है लेड 2 क्लोराइड, लेड का चार्ज जिसमें 2 पॉजिटिव हो, इसका फॉर्मूला होगा PbCl2। और दूसरा है सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, सिल्वर का जो चार्ज होता है ना वो 1 ही होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि जिंक जो है उसका चार्ज 2 पॉजिटिव होता है। जिंक का चार्ज कभी चेंज नहीं होता। वो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में तो है, इसको ट्रांजिशन मेटल हम समझते हैं, लेकिन उसका चार्ज 2 पॉजिटिव रहता है। इसी तरह सिल्वर का चार्ज भी कभी चेंज नहीं होता, वो +1 ही रहता है। तो जिंक के साथ मुझे जिंक 2 कार्बोनेट या जिंक 2 क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सिल्वर के साथ सिल्वर 1 क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा +1 ही होता है। जिनके चेंज होते हैं ना, जैसे कॉपर का चेंज होता जाता है, कॉपर +1 भी होता है, +2 भी होता है, तो उसके नाम के साथ लिखना पड़ता है कि कॉपर 2 कार्बोनेट, कॉपर 2 सल्फेट। इसी तरह ग्रुप 1 के जितने भी मेटल सॉल्ट है ना, ग्रुप 1 चाहे क्लोराइड के साथ लगा हुआ हो, ग्रुप 1 का मेटल चाहे सल्फेट के साथ लगा हुआ हो, ग्रुप 1 का मेटल चाहे कार्बोनेट के साथ लगा हुआ हो, तो ऑल ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ग्रुप 1 चाहे नाइट्रेट के साथ लगा हुआ हो। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, दे ऑल आर सॉल्युबल। लिख लिया ये? आगे बढ़े? लिख लिया है तो लिख लेना ये। अभी आगे मैं चार्ट को समराइज भी कर देता हूँ पूरा। सर आगे चलो। चलें? अब इसको ना जरा समराइज कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी रूल्स हमारे पास क्या है? तो देखो भाई, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई इनसॉल्युबल भी होगा, सारे ही सारे सॉल्युबल होते हैं। चाहे कोई ग्रुप 1 का मेटल नाइट्रेट हो, ग्रुप 1 के तो वैसे ही सॉल्युबल होते हैं, सोडियम नाइट्रेट हो गया। चाहे ग्रुप 2 का हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया। चाहे कोई ट्रांजिशन मेटल नाइट्रेट हो, जैसे कॉपर 2 नाइट्रेट है, वो भी सॉल्युबल होगा। ठीक है। चाहे कोई अमोनियम नाइट्रेट हो, वो भी सॉल्युबल होगा। तो ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर सॉल्युबल, नो एक्सेप्शन। इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इनसॉल्युबल हो, सब के सब सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह ऑल सल्फेट्स
आर सॉल्युबल। अब सल्फेट पहचान तो लोग है ना क्या होता है, सल्फ SO4 2 नेगेटिव, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। बस आपने इनसॉल्युबल याद रखना है, बाकी सारे कोई भी अगर सल्फेट का सॉल्ट आ जाए वो सॉल्युबल है इन तीनों के अलावा। और तीसरा है लेड 2 सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4 होता है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 होता है, और लेड 2 सल्फेट का फॉर्मूला PbSO4 बनेगा। लेड 2 है ना 2 पॉजिटिव आयन, तो ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे सल्फेट सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। जैसे सॉल्युबल सॉल्ट में एग्जांपल के तौर पे सोडियम सल्फेट आ गया, कैल्शियम सल्फेट आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट आ गया। इसी तरह हमारे पास ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कौन से दो क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं, एक तो सिल्वर क्लोराइड और दूसरा होता है लेड 2 क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl और लेड 2 क्लोराइड का फॉर्मूला होगा PbCl2। सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बोनेट सॉल्ट की, तो ऑल कार्बोनेट सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल, ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं। इनमें सिर्फ कुछ सॉल्युबल होते हैं, तो उनको हम एज एन एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ताकि जो कम है ना वो याद करने पड़े। एक्सेप्ट कौन कौन से कार्बोनेट इनसॉल्युबल हैं, मतलब सॉल्युबल हैं, हमारे पास ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स। ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट सिर्फ सॉल्युबल होते हैं, और अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट का तो एक ही फॉर्मूला होगा ना, NH4 2CO3, दिस इज अमोनियम कार्बोनेट। बाकी सारे कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, सिर्फ ये लोग सॉल्युबल होते हैं। ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट में जैसे सोडियम कार्बोनेट आ गया, पोटेशियम कार्बोनेट आ गया, सीजियम भी ग्रुप 1 का मेटल है, सीजियम कार्बोनेट आ गया। ये कार्बोनेट जो होते हैं ना वो सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब इनसॉल्युबल होते हैं। इसी तरह जितने भी अमोनियम के सॉल्ट होंगे वो हमेशा सारे सॉल्युबल होते हैं, चाहे अमोनियम किसी के साथ भी लगा हुआ। ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, कोई ऐसा अमोनियम सॉल्ट नहीं है जो इनसॉल्युबल है। जैसे सारे के सारे नाइट्रेट सॉल्युबल है ना, तो ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो सॉल्युबल। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम को आप नाइट्रेट के साथ लगाओ, चाहे अमोनियम को आप क्लोराइड के साथ लगाओ, चाहे अमोनियम केटाइन को आप सल्फेट के साथ लगाओ, चाहे अमोनियम आइन को आप कार्बोनेट के साथ लगाओ, तो ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। अच्छा, फॉस्फेट सॉल्ट्स का हमें याद नहीं करना होता, फॉस्फेट भी एक एनाइन है,
लेकिन हम इन्हीं का याद करेंगे, सिलेबस में यही दिए हुए जो मैंने लिखवाएगा। ठीक है, इसी तरह यहीं पे सॉल्युबिलिटी में ना बेसिस का भी याद कर लो। जो बेसिस होती है ना मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड जो होती हैं कौन सी सॉल्युबल होती हैं, कौन सी इनसॉल्युबल होती हैं, तो देखो ऑल मेटल ऑक्साइड्स या बेसिस आर इनसॉल्युबल, डिसॉल्व नहीं होती है पानी में ये, एक्सेप्ट ग्रुप वन मेटल ऑक्साइड्स। तो ग्रुप वन के सारे सॉल्ट भी सॉल्युबल होते हैं और ऑक्साइड भी सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट ग्रुप वन मेटल ऑक्साइड्स। अब ग्रुप वन मेटल ऑक्साइड में जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्दर पानी में आयनाइज हो जाता है टू गिव Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, वो पानी में डिसॉल्व होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, विच फर्दर आयनाइजेस टू गिव पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। बाकी ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड, ग्रुप टू मेटल ऑक्साइड जो होती है दे आर पार्शियली सॉल्युबल, बट हम उनको ना इनसॉल्युबल कंसीडर करेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, वो हम कहेंगे कि वो पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना के रखेगी। सही है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, दे ऑल आर वाटर इनसॉल्युबल। सिर्फ ग्रुप वन मेटल ऑक्साइड्स के अलावा सारी मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। तो इसको भी पानी में ये जाके आयनाइज नहीं होगी। इसी तरह कॉपर टू ऑक्साइड है, अगेन दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। समझ आई बात? अब ये सारी चीजें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक साथ एक जगह पे लिख लो अपने पास। ये और ये याद भी करनी है बहुत अच्छी तरह से। लिख लो तो बता देना, ये लिखना है कॉपी में, इधर उधर पिक्चर लेके नहीं छोड़ देना इसकी वजह।
Are we done? चलें आगे। Yes, sir. अच्छा, इसको ना एक टेबल में बना के अपने पास सही से प्रॉपर लिखना। ठीक है, ये आगे बहुत यूज होगा अभी, तो थोड़ी सी इसमें टाइपिंग एरर्स हैं, वो मैंने बना कैसे सकते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट हमारे पास दो तरह से हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है क्या आपको कोई सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है या इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है। अगर आपको कोई, देखो हम दो तरह के सॉल्ट बना सकते हैं ना, एक तो सॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं। इसका क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का आता है, एटीपी में 4-5 मार्क्स का भी आ सकता है इसका क्वेश्चन ना। तो आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिखने होते हैं कि किस तरह से आप किसी भी सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो पहले हम ऑब्वियसली इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना सीखेंगे और फिर सॉल्युबल सॉल्ट। हमें सिर्फ सॉल्ट बनाना नहीं है, सॉल्ट बना के उसको सेपरेट भी करना है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं, पहले तो वो देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। देखो भाई, अब डिपेंड करता है कि कोई इंसॉल्युबल सॉल्ट है। जैसे इंसॉल्युबल सॉल्ट अभी हमने देखे कौन कौन से होते हैं। अगर मैं सल्फेट क्लोराइड सॉल्ट की बात करूं तो दो तरह के इंसॉल्युबल सॉल्ट हैं, सिल्वर क्लोराइड और AgCl, लेड टू क्लोराइड। सल्फेट्स की बात करें तो बेरियम सल्फेट है इंसॉल्युबल सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट है इंसॉल्युबल सॉल्ट और लेड टू सल्फेट है इंसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नाइट्रेट्स के तो सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, यही इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं। कोई और नया इनसॉल्युबल सॉल्ट भी हो सकता है जो आपको याद नहीं होगा, लेकिन उसमें वो आपको बताएगा कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन ये वाले सॉल्ट आपको खुद ही याद होने चाहिए कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको कहता है कि आपने जो सॉल्ट बनाना है ना, वो लेट्स से बेरियम सल्फेट बनाना है। ठीक है, सॉल्ट टू बी प्रोड्यूस इज बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट आपको याद होना चाहिए कि वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और सॉल्ट बनाने के अभी जो अब तक आपने रिएक्शंस देखे हैं वो एसिड वाले रिएक्शन देखे हैं कि एसिड से सॉल्ट बनता है। अब मैं कौन सा ऐसा एसिड लूं जिससे बेरियम सल्फेट सॉल्ट बने। देखो, बेरियम सल्फेट में एक कैटाइन होगा बेरियम आइन और एक एनाइन है दैट इज सल्फेट आइन। तो मैं कौन सा ऐसा एसिड लूं जहां से बेरियम सल्फेट, देखो एनाइन जो होगा ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्ट बना रहे हो एसिड के रिएक्शन के साथ तो एनाइन हमेशा एसिड से आएगा। और हमारे पास एक ही ऐसा एसिड है जिसमें सल्फेट आयन होता है, उसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसी तरह से एसिड को आप रिएक्ट करवा सकते हो मेटल के साथ भी, या मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो उसको, या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो उसको। सर ये सल्फ्यूरिक एसिड वाली बात दोबारा समझा सकते हैं? देखो, बेरियम सल्फेट सॉल्ट
सॉल्ट में जो नेगेटिवली चार्ज आयन है दैट इज सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन कहाँ से आएगा? अगर मैं एसिड और बेस का रिएक्शन करवा रहा हूँ, लेट्स से एसिड या मेटल का रिएक्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमने सॉल्ट प्रिपरेशन देखी है, सॉल्ट प्रोडक्शन सिर्फ एसिड के रिएक्शन में देखी है ना, और भी होते हैं रिएक्शन जिसमें सॉल्ट बनते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ एसिड ही पढ़ा है जिसमें सॉल्ट बन रहे होते हैं। एसिड के रिएक्शन, एसिड का मेटल के साथ, एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, और एसिड का मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, या एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ। अब जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं ना, एनाइन, वो बेसिकली हमें मिलता है एसिड से, और जो कैटाइन है वो मिलेगा या तो मेटल से, या मेटल ऑक्साइड से, या मेटल हाइड्रोक्साइड से, या मेटल कार्बोनेट से। हमेशा सॉल्ट में अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ सॉल्ट बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड, तो एनाइन ऑलवेज कम्स फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, तो ये बात चाहो तो लिख भी लो। जी जी याद आ गया। If you are preparing a salt by reaction of an acid, anion मतलब negatively charged part of the salt comes from acid। तो ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें सल्फेट आयन होता है? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हम एसिड लेंगे बेरियम सल्फेट सॉल्ट बनाने के लिए, तो वो तो फिक्स हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। उसके साथ जो दूसरी चीज मुझे लेनी है ना, या तो मेटल लेना है, तो अगर मेटल लूंगा तो मैं बेरियम मेटल लूंगा, उसमें से बेरियम 2 पॉजिटिव आयन निकलेंगे। अगर मेटल ऑक्साइड लूंगा तो बेरियम ऑक्साइड लूंगा। अगर मेटल हाइड्रोक्साइड लूंगा तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर मेटल कार्बोनेट लूंगा तो बेरियम कार्बोनेट। लेट से अभी ना हम बेरियम ऑक्साइड ले लेते हैं। बेरियम ऑक्साइड जो है वो ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड है, और ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं, क्योंकि सारी मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होती हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड। ये बात हमने पढ़ी है ना। तो बेरियम ऑक्साइड का जो स्टेट सिंबल होगा वो क्या होगा? सॉलिड, क्योंकि वो इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड है। उसको जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड में डालूंगा तो एसिड हमेशा एक्वस होते हैं, क्योंकि एसिड हमेशा आयनाइज हुए होते हैं। तो जो सॉल्ट बनेगा वो बन रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4, क्योंकि बेरियम 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट में दूसरी चीज क्या बनेगी? वाटर। सही है। अच्छा, जो बेरियम सल्फेट सॉल्ट बना है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने याद किया हुआ है कि ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर बेरियम सल्फेट, लेड टू सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो है वो ऑब्वियसली एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसका जो स्टेट सिंबल होगा वो भी सॉलिड होगा। फिर दिस इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, और वाटर जो है वो लिक्विड है। तो इस तरह से जो है हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे, दैट इज बेरियम सल्फेट। सही समझ आई बात यहाँ तक? जी जी अच्छा, ये सर तो प्रिपरेशन है जी। जी जी आप कंटिन्यू करिए। अब ये जो टेबल है ना, ये आप याद होगी ना, सॉल्युबिलिटी रूल्स आपको याद होंगे, तो फिर आगे ये चीजें समझ आना शुरू होंगी। तो अब नेक्स्ट क्लास तक मेक श्योर के जो सॉल्युबिलिटी रूल्स है ना, ये याद कर लेना। सही। जी Yes, sir. अच्छा, अब ये तो सिर्फ प्रिपरेशन है ना। प्रिपरेशन के बाद इस सॉल्ट को सेपरेट कैसे करेंगे, उसकी अलग प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, तो वो भी हमें लिखनी होती हैं, ठीक है, ATP में भी और पेपर 2 में भी, और पेपर 1 में भी इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाता है। तो वो जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो यहाँ से सर अपनी वो हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करें जी। जी वो सेपरेट करने का तरीका कुछ थोड़ा अलग होता है, वो लाइक बंसन बर्नर लगा के टी से कुछ नाम होता है मेथड का, जी कुछ होता है। नहीं, इसको तो हम सिंपल फिल्ट्रेशन करेंगे ना। अच्छा नहीं सॉल्यूबल सॉल्ट किया आपने।
सॉल्युबल सॉल्ट्स का अलग होता है। तो वो अब बारी बारी पढ़ेंगे।